तो चलिए दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन देखा था और देखा था ये कैसे क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी पढ़ा। और हमारा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है बच्चों? वो होता है आपका आई डी बराबर होता है आपका डी फाई। हमने डिस्प्लेसमेंट करंट क्या पढ़ा था? आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ड्यू मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय में डी टी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने लास्ट में फिर ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, जिसमें ये दो सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एरिया और इनके बीच का सेपरेशन है 5 mm और करंट जो इसमें चार्जिंग करंट जो है वो है 0.15 एम्पियर। तो हमको बताना क्या है? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद हमको क्या बताना है? ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। और लास्ट में हमको बताना है क्या इस पे किरचॉफ्स लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा। इन दोनों प्लेट्स पे किरचॉफ्स लॉ आपका वैलिड होगा कि नहीं होगा इन कैपेसिटर्स के। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम लोगों को इधर दिया क्या क्या गया है बच्चों? सॉल्यूशन करते हैं। हमको डी क्या दिया हुआ है बच्चों? 5 mm। आर क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे आपका एरिया क्या हो जाएगा? आपका एरिया बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आपका पाई इंटू में 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका एरिया। और चलिए हम ये डिस्टेंस को है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होगा? 8.85 इंटू में 10⁻12 इंटू में एरिया है 144 पाई और नीचे में 0.5 है ना बच्चों? हाँ सर। और जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके अप्रोक्सीमेटली इक्वल 80. सी आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 80.1 इंटू में 10⁻12 फैरेड। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया बच्चों, हाँ है ना? अब हमारे पास कैपेसिटेंस है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे बताएंगे सर? हम लोग जानते हैं हमारा डी क्यू बाई क्यू बराबर हमारा सी वी होता है। तो हमारा डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? सी डी वी बाई डी टी। और आई बराबर हो जाएगा हमारा सी डी वी बाई डी टी। तो चलिए इधर तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं हमारा Q बराबर क्या होता है? सी वी इम्प्लाइज दैट डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा हमारा कितना? सी डी वी बाई डी टी। है ना बच्चों? यहाँ से हमको क्या मिल गया? I बराबर सी डी वी बाई डी टी। हमको I कितना गिवन है बच्चों? 0.15 एम्पियर। है ना? ये देखिए I हमको गिवन है 0.15 एम्पियर। तो 0.15 इज इक्वल टू सी हमारा कितना आया है? 80। इसको 80.1 है तो 80 मान के चलिए। 80 इंटू में 10⁻12 फैरेड इंटू में डी वी बाई डी टी। हमको यही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा 0.15 ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि अपॉन में 80। ये 10⁻12 है तो ऊपर में जाके 10⁻+12 हो जाएगा।
तो हुआ क्या, यहाँ से ये 2 काट देंगे तो ये 10^10 हो जाएगा। नीचे में 15/80 है तो एक और काट दीजिए तो आपका आ गया 15/8 इंटू में 10^9। और जब हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 1 पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए 1.8 देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना बच्चों 756 1 पॉइंट, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.875 इंटू में 10^9 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ बच्चों, इतना ही है। 1.875 ले लीजिए तो 1.873 थोड़ा बहुत बस। और इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपका इधर जो होगा हियर डिस्प्लेसमेंट करंट will be equal to, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, चलिए जल्दी से बताइए, सोच के कंडक्शन करंट। जो है आपका डेट इज 0.15 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंडक्शन करंट के बराबर आएगा जो कि आपका 0.15 एम्पियर है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, इसके बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, खाली एक एयर है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी ना, क्योंकि एक हमारे एक कैपेसिटर का प्लेट होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इधर और उधर डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होता है कैपेसिटर में। तो ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमसे लास्ट पार्ट क्या पूछा गया था, क्या इधर किरचॉफ्स लॉ वैलिड है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यस। और सर क्यों वैलिड है, वैलिड इसलिए है दोस्तों क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है आपका वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये सम होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने होमवर्क में इसको जरूर ट्राई किया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी समझ लीजिए। और चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चों नोट डाउन कर लिए, चलिए 5 सेकंड का समझ ले लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर चलिए अब इस प्रॉब्लम को इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस देखते हैं। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ।
तो चलिए बच्चों हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस देख लेते हैं कुछ। मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो सबसे पहले आता है आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो होता है आपका सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट आता है आपका गॉस लॉ of magnetism। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो कि आपका बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस बराबर 0। फिर आता है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल बराबर माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, और लास्ट में हमारा जो मैक्सवेल साहब की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल, मैक्सवेल्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आपका बेसिकली ये होता क्या है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो बच्चों देख लेते हैं ये जो आपके ये जो चार लॉज हैं, गॉस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इन्हीं सब लॉज को हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। ये जो आपके 4 बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के, इनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से इन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इन्हीं के एप्लीकेशंस पे काम करने वाले हैं और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों ने ये सारी इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस नोट डाउन कर लिए होंगे। बेसिकली है कि मैक्सवेल इक्वेशन द 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए जल्दी से हम इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने EMI में पढ़ा था कि आपका जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पर हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना? नहीं सर, ये तो कहीं नहीं पढ़ा है। तो आपका मैक्सवेल का, तो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें देखेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। नटूरे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इधर कहा गया है? मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट of displacement current ID led to the conclusion that an electric field varying with time at a point produces a magnetic field at that हमको ये बात पता चली थी मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉन्सेप्ट से। और दिस सिमेट्री in the law of electricity and magnetism leads to the conclusion that a time varying electric field gives rise to magnetic field and vice versa। और यहाँ पे हम लोग को एक और बात पता चलती है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन EMW is of transverse nature
ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इधर आपका बोला क्या गया बच्चों, ध्यान से पढ़िए। मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो किसी पॉइंट पे एक टाइम पे वेरी कर रही होगी, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है आपका बच्चों, डी फाई ई बाई डी टी, और हमारा फाई जानते हैं हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, या तो आपका चेंज होगा उसमें, या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, या तो आपका चेंज आएगा क्या कहते हैं एरिया में। तो दोनों में से किसी एक चीज़ में चेंज आएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो आपका चार्ज में भी चेंज आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हमको क्या पता चला, और चार्ज में चेंज आ रहा है तो बेसिक सी बात है कि आपका करंट भी चेंज वेरी करेगा। तो जिससे हमको पता चलता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रोड्यूस होगा, है ना बच्चों। हाँ सर। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है अब हमारे ईएम वेव में ये ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है एट एनी पॉइंट एक्स, ये बराबर है ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, है ना बच्चों। हाँ सर, ओके यही है ना, एक बार कंफर्म होता है। नहीं माफ कीजिए बच्चों, ई बराबर ओमेगा एक्स माइनस यहाँ पे एक्स टी माइनस में सी। 2 मिनट माफ कीजिएगा दोस्तों, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी ए नॉट बराबर साइन ओमेगा साइन एक्स माइनस सी टी। हाँ सही लिखा था दोस्तों। जो आपकी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर आ जाएगी कुछ ए नॉट साइन एक्स माइनस में सी टी। ठीक है बच्चों। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ये बराबर आएगी बी नॉट साइन एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ से इन इक्वेशन से हमको पता क्या चल रहा है दोस्तों, ये किसी भी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि साइनसॉइडली वेरी कर रही है, और एक्स विद एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है दोस्तों। तो फिर हमको इधर से ई नॉट और बी नॉट क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। और हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, बाय फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, है ना। हाँ सर। तो पहले चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ई वाई था ए नॉट साइन एक्स माइनस सी टी, एंड डी जेड था डी नॉट साइन एक्स माइनस सी टी। और हम लोग जानते हैं बाय फ्राडेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन दैट इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल बराबर माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, हाँ है ना बच्चों। हाँ सर। तो चलिए बच्चों हम इसको, तो फिर अगर हमारा ये इक्वेशन प्रूव है देन वी कैन prove that
जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ एक्स, ये बराबर आना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना बच्चों? हाँ सर। तो इधर से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा क्या आना चाहिए, जो हमारा डी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई वाई इन द डायरेक्शन वाई विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बराबर आएगा आपका ई कॉस एक्स माइनस में सी टी, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। और आपका ये डी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर कितना आ जाएगा, बी नॉट कॉस, यहाँ पे माइनस ऑफ सी, बी नॉट कॉस एक्स माइनस सी टी। क्योंकि देखिए जब हम इधर चेन लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग जानते हैं कॉस का साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, यहाँ पे माइनस ऑफ सी टी है तो यहाँ पे सी एक मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा क्योंकि सी इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर से हमको ये मिल गया। तो जब हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 2, हम लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों, E नॉट cos x माइनस सी टी बराबर माइनस ऑफ सी टाइम्स ऑफ बी नॉट कॉस एक्स माइनस सी टी, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर, यही मिलेगा। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, ए नॉट बराबर सी बी नॉट, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस एक और था, जब हम यहाँ पे एक और माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस करके ये प्लस बन जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी ये प्लस आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये cos x माइनस सी टी है, यहाँ पे भी cos x माइनस सी टी है, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए दोस्तों। तो हमको यहाँ से क्या मिला, ई नॉट बराबर सी बी नॉट, हाँ है ना? हाँ सर। मतलब ई नॉट बराबर ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी, हाँ है ना? हाँ सर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ई नॉट बाई बी नॉट बराबर होता है 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं C बराबर 1/μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। आपका दोस्तों ये रिजल्ट और ये रिजल्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग जानते हैं ना हमारा ये जो म्यू नॉट होता है बराबर किसके होता है, म्यू नॉट किसके बराबर होता है दोस्तों, 1/c² इंटू में एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसको ऐसे करते हैं तो हमारा c बराबर क्या आता है, 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया और उस चीज़ को हम इधर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन्हीं दो इक्वेशन से बनती हैं। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमने कैसे प्रूव किया, सबसे पहले हमने देखा बाय द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग जानते हैं हमारा E डॉट डी एल बराबर माइनस ऑफ d∅b/dt होता है। तो जिसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल E y
विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। तो आगे जब हम उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी, और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, ई नॉट बराबर सी वी नॉट और ई नॉट बाई वी नॉट बराबर सी, और सी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे, और सी बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्या, 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजुअल होगा और आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, और इस चैप्टर में अब क्या क्या बाकी बच गया, मैक्सिमम पोर्शन तो हम लोग कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम सवाल इधर से पूछे जाते हैं, बाकी थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पूछे जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछे जाएंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर आपका पूछा जाता है सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से, और एक बार हमारे जेईई मेंस 2021 में सवाल पूछ लिया गया था वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ, उसके बाद ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहिए।